माइनस म्यू वन बाई आर। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इधर एक फर्स्ट सरफेस है, इधर एक सेकंड सरफेस है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रे है सो रेयर से डेंसर में जाएगा। प्रूफ क्या करना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये सेकंड हम दिखा रहे हैं, एक पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। तो कैसे होगा वो देखो, आप लोग बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, जितने लोग बना रहे हैं वो ठीक है। मोबाइल का मेरा हाँ प्रेरणा चैप्टर 5 हम अलग से ही बता देंगे तुमको क्या है उसमें। अभी क्लास चूंकि आज एक ही मीटिंग लेना है, क्लास 2 मीटिंग शायद ना जाए, जा भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ फंसे कहाँ नहीं। ये देखो यहां से एक रह गया। अब आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। आपको पता है कर्वेचर में नॉर्मल वही होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। तो मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था हमारा। देखो ये रेड लाइन जो आपको जाता हुआ दिख रहा है ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब इसी के हिसाब से रह जाएगा। तो थोड़ा सा नॉर्मल को और बड़ा कर देना तो आप कंफ्यूजन में कहीं, ये बहुत ही छोटा डायग्राम बनाइएगा तो और फंसिएगा। जैसे हम छोटा ही बना लिए हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। पिछले दिन जो बनाए थे वो थोड़ा आसान से बड़ा बड़ा बन रहा था, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। देखो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब आप जा रहे हो रेयर से डेंसर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख लीजिए डायग्राम फिर बनाइएगा, पहले पूरा डायग्राम देख लीजिए, हम समय देंगे। आप जा रहे हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, आप नॉर्मल की ओर झुकिएगा। ये रहा नॉर्मल, आप इधर झुक गए, दिख रहा है, हम फोटो वैसे खींच के भेज देंगे। नॉर्मल की ओर झुक गए। अब इसी को पीछे बढ़ाएगा और डॉटेड लाइन से, तो कहीं ना कहीं आपका पहला इमेज या इमेज आई बनेगा। देख रहे हैं डायग्राम समझ में आ रहा है। ये लगभग सीधा आपको दिख रहा है लेकिन सीधा है नहीं, ये आपको सीधा नहीं दिखना चाहिए। स्क्रीन पे हमको भी सीधा नजर आ रहा है लेकिन ये सीधा लाइन तो ये हुआ। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल हम बोर्ड में बनाने से मना करते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अब थोड़ा दिख रहा है हल्का मुड़ता हुआ, देखिए अब हल्का मुड़ता हुआ दिख रहा होगा। अब नॉर्मल आपका कौन सा लाइन है, तो ये है जो कर्वेचर से मिल रहा है। तो ये वाला जो लाइन हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई, और ये वाला हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। दिख रहा है, आई आपको साफ साफ दिखना चाहिए, ये देखिए ये वाला आई और ये वाला आपको आर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम मजबूरी है, छोटा ही बनता है। और ये वाला आपको जो यहाँ पे आर के अपोजिट यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी आपका आर ही होगा। दिख रहा है छोटा सा आर, स्क्रीन पे तो हमको दिख रहा है लेकिन आपका हमको पता नहीं दिख रहा होगा, तो हम फिर से इसको स्क्रीन खींच के भेज दे रहे हैं। ये तो हम इमेज को पीछे बढ़ाया है ना, ये मेरा इमेज का लाइन पीछे, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल का लाइन। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये वाला भी आपका तब हो जाएगा आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोले थे, इमेज जो एंगल बनाता है उसको बीटा बोले होंगे, और कर्वेचर वाला गामा बोले थे लास्ट क्लास। चेक करो तो अपने कॉपी में ऑब्जेक्ट वाला इमेज को अल्फा बोले थे हम, इसको बीटा बोले थे, इसको गामा बोले थे। इस पॉइंट का नाम अगर आपने ए रखा था तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे पी डैश, पोल यहां था आपका पी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ए से एक परपेंडिकुलर की है पी डैश पे, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट के दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाएंगे यू। जो लास्ट क्लास किए तो उन्हीं को ये समझ में आएगा, जो नहीं किए तो घबराएंगे नहीं, वो एक फॉर्मूला आएगा उसको रट लेंगे, लेकिन ये तय रखेंगे बोर्ड में इससे सामना होगा आपका। ये इमेज डिस्टेंस हो गया बी, ये कर्वेचर की दूरी हो गई आर। तो किसी का अभी तक प्रूफ आया नहीं है शायद। अब डायग्राम हम बना दिए हैं, इस डायग्राम का फोटो आपको भेज दे रहे हैं ताकि एक बार आप अच्छे से इसको निहार सके, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए फोटो अब बना लो सब लोग अच्छे से डायग्राम, जितना सुंदर बना सकते हो। बोर्ड में इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है और कैसा आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। ये देखो ध्यान से, यहाँ आर के अपोजिट इक्वल अपोजिट एंगल इसलिए आर किए हैं। और होमवर्क में बोले थे कि बहुत सारे केसेस होते हैं, पता नहीं आप लोग कितना केस बनाए हैं घर में। बनाया कोई केस? तुम बनाए थे कोई केस? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए कैसे बनता है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ एक ट्रायंगल देख रहा होगा, इन ट्रायंगल AOC, आपको AOC दिख रहा है? AOC एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पे गामा है और इंटीरियर है अल्फा और आई। देखो तो ठीक से, अगर आप देख समझ पा रहे हैं तो ऐसा कुछ है, ये गामा, ये अल्फा और ये आई, ऐसा है। तो यहाँ गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। याद आया? आई निकाल दिए। उसी तरह से एक और ट्रायंगल देखिए, AIC इन ट्रायंगल AIC इस ट्रायंगल में AIC अगर आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा R, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है बीटा और ये वाला आपको गामा। देख लो भाई, AIC ये ट्रायंगल है, AIC में गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। दिख रहा है आपको? तो ये सब लोग करना है, पहले I का वैल्यू निकालना है, फिर R का वैल्यू निकालना है हर बार। चूंकि ये दो केस आप सीख गए तो आपसे हर केस बनेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में सब बन जाता है। अब हम लगाएंगे कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। दिख रहा है? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। लास्ट क्लास का ये चीज करवा रहे हैं, ये डायग्राम थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो हम उसको भेज दिए व्हाट्सएप पे। एंगल छोटा है तो साइन आई को आई लिख देंगे और साइन आर को सिर्फ और सिर्फ आर लिखेंगे। तो μ1 आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? गामा माइनस अल्फा। फिर से बता दें, एंगल जब छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा या टैन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन आई को आई लिख दिए और आई के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दिए? गामा माइनस अल्फा। उसी तरह से μ2 तो है, चमक रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन। उसी तरह से μ2 तो आपका है, μ2 इंटू में कौन सा आ जाएगा? आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा। दिखा आपको? तो इतना चीज आपको अभी तक समझ में आया होगा। तो आप इसके बाद μ1 गामा μ2 गामा, μ1 गामा उधर चला जाएगा, इधर से μ1 अल्फा है, उधर से μ2 बीटा है। मास्क का है, मास्क बंद यार, देखो तब सीखता है हमारे अगर कोरोना से। μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। देखा आपको? μ2 बीटा इधर आ जाएगा, μ1 अल्फा, μ2 बीटा μ1 अल्फा, μ2 माइनस μ1 इंटू में गामा। देख लो, यहां तक तो कोई मेहनत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब में अब tan लगाओ, μ2 ऑफ tan बीटा माइनस, ये आप लोगों को कैसे याद नहीं हुआ अभी तक? tan अल्फा, कई लोग एग्जाम में कल तो मानते हैं वो नहीं बना रहा होगा। μ2 माइनस μ1 tan गामा। देखो कल वाला एकदम डिट्टो कॉपी जैसा आ रहा है कि नहीं? इतना फोटो हम भेज रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमको जगह कम है, तो पहले इतना से आप सबका वैल्यू पुट करो, tan अल्फा tan बीटा। लिपि ने कुछ पूछा है, क्या पूछा है लिपि ने? वीडियो क्लियर नहीं है लिपि, कोई बात नहीं, हम उसका फोटो भेज दिए, उससे एक बार देख लो लिपि, और इसको हम फिर से भेज दे रहे हैं। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। कौन सा? ये इक्वल अपोजिट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो आर होगा। ये आर नहीं समझ में आया? तो उसके ठीक अपोजिट ये आर नहीं होगा। ये लाइन सीधे गया, वो लाइन सीधे आया रेड वाला।
कोई भी डाउट हो प्लीज हाथ रेज करके भेज दीजिए, हम इसको फोटो भेज दे रहे हैं। वैसे देखिए यहां तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है तो बोलिए, आ गया है तो ठीक है। हम दोनों केस करवा दिए, ऑब्जेक्ट कॉन्केव साइड भी रख के करवा दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स साइड वाला लास्ट क्लास करवाए थे। भिड़ना तय है, हम बार बार कह रहे हैं भिड़ सकता है, इसीलिए नहीं तो अब लेंस शुरू करना है हमको। आज के बाद लेंस चालू हो जाएगा, लेंस खत्म करेंगे, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेंस तुरंत खत्म होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर यानी रिजोल्यूशन है, ये सब सीखने के बाद ही हम लोग वेव ऑप्टिक्स सीख पाएंगे। वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर लंबा चैप्टर है, 10 मार्क्स का दोनों मिला के। ये 7 मार्क्स का चल रहा है, अगला 7 मार्क्स आने वाला है, कम से कम थोड़ा तो ध्यान दे ले। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा जगह बचा रहे हैं, ये मिटा के tan बीटा म्यू2 tan बीटा, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए पी डैश बाय पी डैश आई। लिपि देख लो, नेटवर्क तुम्हारा डाउन है, फिर भी जो डाउट होगा पूछ लेना हमसे, ठीक है। फोटोज देख लो, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अपलोड कर देंगे। माइनस म्यू1 tan अल्फा ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस ए पी डैश, इसको मिटा देते हैं यू वाला को, ए पी डैश डिवाइड बाय पी डैश ओ इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 tan गामा ए पी डैश, देखो गामा ये वाला ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस। ए पी डैश तो तीनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, पी डैश ओ मतलब ऑलमोस्ट पी से ओ, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ प्लस में हो कि माइनस में, रेज आ रहा है राइट साइड, आप पोल से आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो म्यू2 बाई माइनस में यू माइनस म्यू1 बाई माइनस में भी, सब कुछ माइनस में देख लो। तो पी डैश आई है, सॉरी पी डैश आई है, इमेज की दूरी है, तो यहाँ पे ये क्या होगा भी, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ये होगा यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, और पी डैश से सी तक की दूरी आर। वैसे पी डैश से दूरी नहीं है पी से, लेकिन दूरी कम होने की वजह से अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तीनों का माइनस 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 कैंसिल, तो रिजल्ट नहीं आ गया, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो ये देख लो कितना आसानी से रिजल्ट आता है, कुछ नहीं तो बोर्ड में कम से कम रट के जरूर जाना। ये डायग्राम अगर कॉन्केव साइड दे दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर यही वो वाला डेंसर होता, ये वाला रेनर होता, तो इसको हम अवे भेज देते उधर, तो और आसान डायग्राम बन जाता। लेकिन सब में प्रूफ एक ही तरीके से करना है। आपको क्या समझ में आया प्रूफ करने के लिए? सबसे पहला तरीका, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ वाला को अल्फा मानना है, इमेज वाला को बीटा, इसको गामा, और आई और आर लिखना, आई और आर हमेशा नॉर्मल से, ठीक है। और हमेशा उनमें रिलेशन फाइंड करके आई और आर का वैल्यू निकालना, फिर स्नेल्स लॉ लगा के म्यू1 साइन आई और म्यू2 साइन आर लगा देना, ठीक है। ये लास्ट लाइन का हम फोटो सिर्फ भेज रहे हैं, आपको जब मिटा हुआ है जो क्लास कर रहे हो वही समझ पाएंगे। कौन सा आएगा? हाँ हो गया, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए फॉर्मूला, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। बोलिए देखो अपने मन में फॉर्मूला, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो पहला न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल है वो आपके पास आ रहा है, HCF यहाँ स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो उसी से हम दिखा दे रहे हैं। HCF आप लोग अपने स्क्रीन में देख लीजिएगा। पहला सवाल HCF का देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चैप्टर नंबर आपका आना चाहिए था इसमें ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके। एग्जाम्पल का सवाल है, आप प्लीज सॉल्यूशन को मत देखिएगा, दिखाई तो देगा आपको लेकिन आपको देखना नहीं है।
ये तो सीख नहीं पाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। चलिए लिखिए सब लोग। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल, देयर, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं इसलिए इसे लिख के रखिएगा नोट्स में तो अच्छा रहेगा। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर, देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर, ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5। There is a small air bubble inside a glass sphere, bracket में mu is equal to 1.5 of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter, full stop. The bubble is 4 centimeter below the surface. The bubble is 4 centimeter below the surface and viewed normally from outside. And viewed normally from outside. Find the apparent depth of the bubble. Find the apparent depth of the bubble. Find the apparent depth of the bubble. ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके, सुन चुके, ये आपको बनाना है, लेकिन ये पहला सवाल है तो कोशिश करते हैं कि हम भी इसको बता दें। रिपीट कर दे आर्यन, रिपीट करते हैं। There is a small air bubble, खुद रहे ताकि सब सॉल्यूशन नीचे से देख लेता। कैसे दिखेगा? अच्छा, स्क्रीन जितना हम शेयर करेंगे उतना ही जूम इन जूम आउट होगा। ये तो बड़ा अच्छा है। There is a small air bubble inside a glass sphere, ब्रैकेट में mu is equal to 1.5 of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from the outside. Find the apparent depth of the bubble. Find the apparent depth of the bubble. ठीक है, सवाल क्या है सुनिए। उतना ही था तो कम ही था शुरू से। शुरू में 70 ज्वाइन करके फिर घटेगा तब होगा ना नंबर। यहाँ तो सबके घर में शादी है, हर दिन 4 को मैसेज, भैया आज हल्दी, आज शादी, आज क्या, सारा प्रोग्राम फंक्शन तुम ही लोग को देखना है। इतना इतना लोग हमको रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हो, गलत है ना। और जो भी रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं बताइए हमको। एक ग्रुप छटनी करके फिर एक ग्रुप बनाए, फिर एक ग्रुप बनाए, अब उस ग्रुप में भी लोग गायब रहेंगे तो फिर तो ग्रुप कितना ग्रुप छाटते जाएंगे। अब पूछेंगे ना, सीधे हटा देंगे। देखो यहाँ एक ग्लास स्फीयर है, ये देखो ग्लास स्फीयर, देखा ग्लास स्फीयर, इसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से वही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। तो मान लो यहाँ कहीं ये कहीं सेंटर अगर ये है, समझने के लिए सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटीमीटर है पूरा। एक एयर बबल है, लिखा हुआ है एक एयर बबल। ग्लास स्फीयर में आप जो खेलते हैं ना मार्बल, उसमें देखिएगा एयर बबल छूटा हुआ रहता है, कभी देखिएगा अंदर में दिखेगा, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। एयर बबल है, हवा का बुलबुला। 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, यहाँ से यहाँ पे ये एयर बबल हम तो नीचे बना रहे हैं समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 4 सेंटीमीटर की गहराई पे, वैसे यहाँ से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, पहले देखने से नहीं लग रहा हो। और इसका म्यू का वैल्यू है 1.5 यानी 3/2। तो इस बबल को आप ऑब्जेक्ट अगर मानते हो और आप यहाँ से देख रहे हो नॉर्मली, तो आपको ये बबल कहाँ दिखाई देगा? असल में बबल कहाँ दिखाई देगा? जो बबल वहां है। तो इसमें आप कैसे काम करोगे वो समझते हैं हम लोग। देखो पहले तो ऑब्जेक्ट से आप एक रे निकालोगे, ये डेंसर मीडियम है और बाहर रेयर मीडियम है, तो आप डेंसर से किस में जा रहे हैं? रेयर। तो आपको एक क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से ड्रॉ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बताइए इसको किधर मोड़े हम? ये डेंसर से रेयर जा रहा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। देखो इधर से अवे, अवे मोड़ दिए भाई, ये गया अवे, ज्यादा अवे कर दिए, कर दिए तो कर दिए, बहुत ज्यादा अवे हो गया, मिटाएंगे।
अब अवे गया तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं वर्चुअली यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देता है, समझ में। और इस बार ऐसे है, देखो कर्व सरफेस, यानी यहाँ पे आपका पोल है, पोल, ठीक है। सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो ये बताइए इस बार पहला मीडियम कौन है, μ1, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो पहला मीडियम होता है, तो ये है पहला मीडियम 3/2। और दूसरा मीडियम कौन है, हवा है, कितना होगा 1। μ1 पास चल गया, μ2 पास चल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखेंगे u, तो ये पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितना सेंटीमीटर है 4, लेकिन रे जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, आप पोल से आ रहे हैं नीचे की ओर, तो 4 प्लस में लिखेंगे या माइनस में, माइनस में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे टुवर्ड्स, देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये पोल से नीचे की ओर आ रहा है, तो यू का वैल्यू -4 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू कितना होगा, तो हमको v पता करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाँ भाई पोल से रेडियस नीचे की ओर आएंगे, भले रे ऊपर की ओर गया तो साइन होगा माइनस। फॉर्मूला अभी अभी क्या रटवाए हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सुंदर सा डायग्राम बना के वैल्यू पुट करके हमको बताइए v का वैल्यू। v का वैल्यू आपका माइनस में आएगा तो इधर बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा, पोल किधर बन रहा है। चलिए डायग्राम बनाइए, हम फोटो खींच के भेज रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप हमको बोलिए। यार फोटो आपके पास 1 मिनट हो जाए, हाँ यहाँ पे आर हो जाएगा, फॉर्मूला में यहाँ पे आर हो जाएगा। फोटो में यू चला जा रहा है, रुको दूसरा खींच लेते हैं, तो मरकरी आ रहा है इस पे। आंसर कितना आया जल्दी से बना लीजिए आप लोग, आंसर हम बोलेंगे एक साथ सबके लिए। डायरेक्शन, अतुल ने पूछा डायरेक्शन, देखो अतुल आपने डायरेक्शन पूछा है, असल में सब डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से नीचे की ओर आप जाइएगा ना, ऑब्जेक्ट की दूरी तो P से O, इमेज की दूरी P से I, सेंटर की दूरी P से C, लेकिन जो इनिशियल रे है वो O से ऊपर की ओर जा रहा है और आप डिस्टेंस नीचे की ओर ले रहे हैं, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं ना इनिशियल रे के, तो वो नेगेटिव होता है। माल्या ने कुछ भेजा था, माल्या डिलीट कर दिया, आपने कुछ पूछना था या ये बता रहे थे R वाला शायद ना, अगर वो बोल रहे हो तो ये तो पहले का मैसेज आपका, क्यों डिलीट कर दिया, बोलिए माल्या, कोई डाउट है तो फिर से बताना है कोई हमको। लिपि कौन सा फिर से बताना, अभी हम देखें मैसेज पिछला वाला, अच्छा कोई नहीं, उसको रिकॉर्डिंग में हम डाल देंगे। चैप्टर 5 क्या है प्रेरणा, चैप्टर 5 है कौन सा है, ऐसी तो नहीं है, चैप्टर 5 शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हम नहीं पढ़ाए हैं अभी, शायद वो है क्या, चैप्टर 5 शायद वही है, क्योंकि चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म है, चैप्टर 3 करंट, हाँ चैप्टर 5 वही है जो हम नहीं पढ़ाए हैं शायद, उसमें आप लोग को दिक्कत है। उसमें अब सिलेबस के हिसाब से टीचर अगर डाया फेरो और पैरा हटा दिया है उसमें से, तो फिर क्या देगा वो बताएंगे। हाँ कर लो ज्वाइन दूसरे डिवाइस में, मान लिया हम तो अलाउ किए ही हुए हैं ना, आप अलाउ दूसरे डिवाइस में ज्वाइन कर लीजिए, साउंड कट रहा है तो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वही प्रॉपर्टी वही वाला हो गया, उसमें क्या आएगा, उसमें बेसिकली आपको देता है इधर से तो बार मैग्नेटिज्म से कुछ सवाल देगा प्रूफ करने के लिए। कितना है आंसर, तो क्या नहीं बनाया आंसर, सबका आंसर आया, हम बता देंगे प्रेरणा उसको, आज रात में ही हम उसको कर देंगे। 11/4, हाँ उसी में बार बैठ, वो चैप्टर भी हम नहीं पढ़ाए हैं, वो चैप्टर में बचा के रखे हैं। आपका आंसर होना चाहिए, वैल्यू पुट करना तो भी बहुत लोग नहीं किए होंगे घर बैठ के, हम जान रहे हैं। आंसर आना चाहिए आपका -3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर। 1.5 आप म्यू का वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो -3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ रहा होगा। कभी कभी 3/2 में गड़बड़ होता है, लेकिन चेक करके देखिए आपका क्या आ रहा है। -3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, हाँ अप्रॉक्स ही रिजल्ट बोल रहे हैं हम। आपका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा तो भी चलेगा, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आपका, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। हाँ साकेत ने कुछ पूछा है। साकेत क्या पूछा आपने? 40/3 आंसर 13। हाँ सही है आंसर ईशा, 40/13 ही होगा। 11/4 वही हुआ। 11/4 भी आ रहा है। 40/13 आ रहा है ज्यादातर लोगों का। 40/13 11/4 नहीं आया चाहिए। साकेत चेक करो। अब सिंपल गुना भाग में भी हमसे करवाएगा रे। सारा वैल्यू लिख के हम दे दिए हैं, अब इसके बाद भी नहीं बना रहा। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे ही रहेगा, इसको हम नहीं बोलने वाले हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो हम दे रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, a parallel beam of light traveling in water, a parallel beam of light traveling in water ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 4/3। चाहे आप क्वेश्चन आपके पास दिख भी रहा हो तो भी लिखिएगा जरूर, या अपने पास रखिएगा जरूर इसको। a parallel beam of light traveling in water ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 4/3 is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in water. A parallel beam of light traveling in water bracket में mu is equal to 4/3 is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in water. अगले दिन से लेंस चालू होगा, इसलिए इस टॉपिक का लास्ट सवाल कर देंगे। Assuming the light rays to be paraxial, find the position of the final image formed. सीधे ही लिखना है। Assuming the light rays to be paraxial, find the position of final image formed. चलिए बनाइए। Find the position of final image formed. 10 मिनट मीटिंग में बचा हुआ है समय, आज एक ही मीटिंग होगा आपका, तो आप इसे पहले बना दे तो बेहतर होगा। Find the position of final image formed. Parallel, paraxial मतलब parallel to the axis is called paraxial. स्क्रीन पर भी सवाल है आपका टिका हुआ। हाँ हेलो, हाँ हेलो। अब हम स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहे हैं। जिनका बन जाए हमको प्लीज बताइए। स्क्रीन शेयर हम ऑफ किए हैं। जितने लोगों से बना ठीक है, जल्दी से बनाकर भेजना है आपको। ट्राई तो करना ही होगा एटलीस्ट। बन जाएगा, हाथ रेज करेंगे, हम वेट कर रहे हैं। बदमाशी नहीं। किन्हीं से बना? देखिए स्क्रीन पे हम भी इसको बनाने जा रहे हैं।
पानी के अंदर हवा का एक बबल है, पानी के अंदर एयर बबल है, पानी के अंदर, यानी ये एक एयर बबल है और आपसे नहीं बन रहा तो आप प्लीज सोचिए कि आपकी क्या स्थिति है, आप कितना सिखाने के बाद क्यों नहीं बन रहा है। और ये इसका हम एक एक्सिस बना दिए, इधर वाटर है, यहाँ पे एयर है और फिर इधर भी पानी है, वाटर। आपको इसका हम रेडियस कितना लिखवाए हैं, अगर हम लिखवाए होंगे तो इसका रेडियस लिखवाए 2 मिलीमीटर, यानी अगर ये सेंटर है तो ये 2 मिलीमीटर इसका रेडियस है। एक पैरेलल रे आ रहा है, ठीक है, इसका म्यू दिया हुआ, म्यू किसका, वाटर का म्यू दिया हुआ है 4/3। पैरेलल रे आ रहा है, यानी रे ऐसे आएगा, देखो पैरेलल, पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। जब भी रे पैरेलल आता है ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन से बन गया हो, रहेंगे, आंसर मिलाएंगे। रिफ्रैक्शन यहाँ 2 बार होगा, एक बार वाटर से एयर जाने में, दूसरी बार एयर से वाटर जाने में। रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, पहली बार जो रिफ्रैक्शन होगा उसका जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, देखो नॉर्मल, सेंटर यही है, अभी जा रहा है ये डेंसर से रेयर में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हल्का सा अवे कर दो। तो देखो यहाँ ध्यान से सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, तो आप कंफ्यूज रहिएगा, बनाने मत रहिएगा। ये पीछे बढ़ाएंगे हम तो पहला इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, जहां बना ये फर्स्ट इमेज का नाम दिए आई डैश। ये पहला इमेज के लिए सारा दूरी इस पोल से नापेंगे, पी से, क्योंकि ये आपका सरफेस है। अब ये जो इमेज आई डैश है वो अगले रिफ्रैक्शन जिसमें एयर से वाटर में जा रहे हैं, अब ये आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, देखो नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल दिखा आपको। अब आप किससे किस में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में, तो फिर से अब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल की ओर हल्का झुकाएंगे। अब हमें पता नहीं है कहाँ पे बनने वाला है, तो हम अंदाज से मान ली कहीं यहाँ बन रहा होगा इमेज, हो सकता है इसके अंदर दिखे हो, तो आंसर आने के बाद पता चलेगा। तो बताइए, पहले सारा डिस्टेंस पी से लेंगे तो दूसरी बार सारा डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, पी डैश से, क्योंकि पहले वाले सरफेस के लिए ये आपका कर्वेचर है, अब ये है। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए μ1 पहला मीडियम हो जाएगा 4/3, लेकिन दूसरा मीडियम हो जाएगा 1। ऑब्जेक्ट की दूरी u जो होगा वो इंफिनिटी होगा, क्योंकि पैरेलल रे है। फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू म्यू, अच्छा यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू, रे जा रहा है इधर और पोल से रेडियस भी इधर है, तो r का वैल्यू प्लस में 2 लिखिएगा, मिलीमीटर में भी, μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 सेकेंड मीडियम 1/v पता नहीं है, μ1 4/3 डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 बाय में रेडियस इज 2 समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना, -1/6, तो v इज इक्वल टू -6 मिलीमीटर। v जो आया आपका असल में ये दूरी आया आपको, ये आया 6 मिलीमीटर, दिख रहा है। अब ये जो इमेज है, पहला इमेज, ये जो इमेज है वो अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई डैश विल सर्व एज वर्चुअल काल्पनिक ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। जरा सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए अब पहला मीडियम कौन हो जाएगा, तो अब एयर से जा रहा है वाटर में, पहला मीडियम एयर 1, दूसरा मीडियम वाटर कितना 4/3। और बताओ इस बार ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। पहला बार में एक पैरेलल आया था तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आया था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट आई डैश है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी 6 मत बोल देना, अब सब दूरी कहां से बताना है, पी डैश से। तो ये 2 और ये 2 4 और ये 6, तो कितना हो जाएगा 10। कैसे 10 हुआ, यहां से तो 6 था ही और यहां से यहाँ 4 है, रेडियस का डबल, तो 10 बोलिएगा। सोच के जवाब दीजिए कि ये 10 का वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में, 10 का वैल्यू प्लस में या माइनस में। तो आप बोलिएगा भैया पी डैश से पोल से आप इधर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट और रे जा रहा है इधर, तो साइन क्या होगा माइनस। μ1 पता है, इसका रेडियस कितना होगा फिर से 2 मिलीमीटर, लेकिन बताइए रेडियस का वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में, तो भैया रे जा रहा है उधर, पोल से इधर आएंगे सेंटर की ओर, तो साइन क्या होगा माइनस में। फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। मिल जाएगा फाइनल पोजीशन, मिल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेना है एक बार रिजल्ट डाल के। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है, 2 बार। पहली बार इस सरफेस से हुआ है,
और इस सरफेस से जो इमेज बना वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। पहली बार सब दूरी P से ले रहे थे, अब दूसरी बार सब दूरी कहां से ले रहे हैं? P डैश से। चेक कर लो। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक लेंस है, और लेंस सेकंड मीटिंग में शुरू करना बेवकूफी, आधे लोग गायब हो जाते हैं। तो हम लेंस अगले दिन शुरू करेंगे। आपका होमवर्क, जितने भी केसेस बन सकते हैं म्यू2 बाई वी वाला प्रूफ करने के लिए, उतने केसेस आप बना के लाइए, अगर सर में है थोड़ा तो, और जितने भी रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस का न्यूमेरिकल है वो बनाइए। इसका हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, आप पर्सनल डाउट भी हमसे अलग से पूछ सकते हैं। देख लीजिए इसको, रिजल्ट इसका आंसर भी आपको सेकंड मीटिंग हो ही नहीं रहा है तो रिकॉर्ड करके देख लीजिए। हो गया।